हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 5 देखेंगे। 4 वीडियोस ऑलरेडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में डल चुकी हैं। आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज फिर से ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। अब पर डे कोई ना कोई वीडियो आती रहेंगी, अब इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 5 है। चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि आपने वो चारों वीडियो देख ली होंगी। अगर चारों वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पुराने वीडियोस देख लें ताकि सभी सीरीज़ में आपको याद रहेंगी और समझने में आसानी होगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज डे 5। देखिए आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स। देखिए मतलब वैसा रूम, वैसा एक अलग सा रूम जिसमें हम किचन के बर्तनों को धोते हैं, है ना। बर्तन धोने वाला जो रूम होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कलरी। क्या बोलते हैं? स्कलरी। SCULLERY। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप वर्ड देखते हैं उसी समय उस वर्ड को ध्यान से देखें, उस वर्ड के स्पेलिंग को याद कर लें, क्योंकि स्पेलिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसी समय उस वर्ड को 2-3 बार देख लें स्पेलिंग को, इसलिए मैं हमेशा लिख भी दिया करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बाद में ये टेंशन ना हो कि उसमें पूछता है ऑप्शन में कि आपको इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है वो सही प्रोनाउंस्ड है ना, सही स्पेलिंग उसकी है। तो आप ऐसे ही रोज़ देखेंगे इंग्लिश या हिंदी वर्ड को तो ही याद रहेगा। तो पहला वर्ड है स्कलरी, जहाँ पे किचन के बर्तनों को धोया जाता है। SCULLERY। ठीक है, रसोई के बर्तन मांजने की जगह। क्लियर हो गया? स्कलरी जहाँ पे हम बर्तनों को मांजते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग। देखिए कोई घर बना होता है और घर के आगे एक ऐसा हम ये पिलर का ऐसे बना होता है और जहाँ से एक तरफ से गाड़ी घुसती है और एक दूसरी तरफ से गाड़ी निकल जाती है। ऐसे देखा होगा आपने बहुत सारे मूवीज़ में या बंगलों में या बहुत सारे घरों में आगे एक जगह होता है, आगे छत निकला हुआ होता है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? जैसे पोर्टिको, है ना, पोर्टिको बोलते हैं या पोर्च बोलते हैं, द्वार मंडप जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोर्टिको, PORTICO, पोर्टिको। कॉमन बोलचाल की भाषा में पुटको भी उसको कह देते हैं, है ना। पोर्टिको ऐसे बोला जाता है। पोर्च भी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टिको या पोर्च, जिसको द्वार मंडप कहा जाता है। क्लियर है? जैसे आपको एक गाना आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, देखोगी। तो उसी में जब ये एक कलेक्टर की जब गाड़ी घुसती है ना इस साइड से, यहाँ पे रुकती है और वो अंदर जाता है हीरोइन के घर में छापा मारने के लिए, तो वही जो यहाँ पे गाड़ी रुकती है वही पोर्टिको है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ था इस बार के एग्जाम में, मे बी शायद ट्रांसलेटर, हाँ GST के एग्जाम में ही आया था या किसी ट्रांसलेटर के एग्जाम ही मैंने दिया था, उसमें ये था। ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम धार्मिक स्नान जिसको कहते हैं, है ना, कि जब कोई धर्म का काम करते हैं या मंदिर वगैरह जाते हैं या उससे संबंधित जब स्नान करते हैं हम लोग जब नदी में, है ना, जैसे संगम में जाकर स्नान कर रहे हैं, गंगा जी में जाकर स्नान कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिचुअल बाथिंग, यानी कि धार्मिक स्नान को एब्ल्यूशन। क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, एब्ल्यूशन, ABLUTION, एब्ल्यूशन, है ना। इसी को हिंदी में कहा जाता है धार्मिक स्नान, है ना। जब धर्म से जुड़ा स्नान होगा, धार्मिक स्नान होगा, एब्ल्यूशन बोलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, एब्ल्यूशन। ठीक है, ये आपको हर एक एग्जाम में काम देगा। आपको KVS में, DRDO में, जितने भी ट्रांसलेटर के एग्जाम्स हैं या और भी जिसमें इंग्लिश ग्रामर आने वाले हैं, जैसे अभी KVS का, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो है TGT, PGT या PRT, प्राइमरी टीचर का भी जो लोग फॉर्म भरे होंगे उसमें भी इंग्लिश काफ़ी मेजर फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट वाइज में आएगा और 10 क्वेश्चन उधर, यानी 30 नंबर का इंग्लिश आपको प्राइमरी वाले टीचर वाले एग्जाम में भी आएगा। तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना निरंतर अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इन आर्म्स अगेंस्ट एन इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट। देखिए जब इसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है ना, कि जब हथियारों के बल पे शासन का विरोध होना शुरू हो जाए, है ना,
जैसे आपको याद होगा कि 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, है ना। भारत के सैनिक जो एक थे मंगल पांडे, उन्होंने इसका शुरुआत की थी इसकी। तो सैनिक विद्रोह यानी कि हथियारों के बल पे अंग्रेजों का विद्रोह हुआ था, यानी उस समय गवर्नमेंट में कौन थी, अंग्रेज थी, है ना। तो सत्ता के खिलाफ जब हथियारों के बल पे विद्रोह होता है, यानी उसके खिलाफ में लोग चले जाते हैं, उसको बोलते हैं विद्रोह, ठीक है। इसको बोला जाता है इंसुरेक्शन। क्या बोलते हैं, IN इंसुरेक्शन, SURRECTION, इंसुरेक्शन बोलते हैं या इंसर्क्शन कह सकते हैं। और रेबेलियन, एक साउथ की मूवी भी है रिबेल, है ना। रिबेल का मतलब होता है वही बदला लेने वाला या विद्रोही जिसको कहते हैं, है ना, विद्रोह करना, विद्रोही को बोलते हैं रिबेल। तो रिबेलियन भी बोलते हैं विद्रोह को, क्या है, REBELLION, रिबेलियन। तो क्या हो जाएगा, जब सशस्त्र विद्रोह होगा तो क्या बोलते हैं, इंसरेक्शन बोलते हैं या रिबेलियन बोलते हैं। क्लियर है। रिबेल में याद रखिएगा कि वो अपने बदला लेता है, अपने कुछ उसका पारिवारिक उसमें रहता है दुश्मनी, इसके बारे में बदला लेता है, तो वो मूवी बनी थी रिबेल। रिबेल से रिबेलियन आपको याद रखना है, इंसरेक्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा राइज और फॉल इन लेवल ऑफ द सी। देखिए समुद्र आपने कभी देखा होगा सामने से, या नहीं तो मूवी वगैरह में देखा होगा, समुद्र ऐसे लहरें उसकी जो हैं ऊपर नीचे ऐसे उठती और गिरती रहती हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइड्स। और हिंदी में उसको ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार। ज्वार भाटा भी आते हैं ना। और एक GS का भी क्वेश्चन इससे बन जाता है दोस्तों, क्या कि ये जो ज्वार भाटा है ये किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किसके फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये मून जो है, मून के कारण, है ना, उसके कारण होता है। देखिए राइज एंड फॉल ऑफ द लेवल ऑफ द सी क्या हो जाएगा, टाइड। टाइड है ना, एक टाइड आपको सर्फ एक्सल जैसे साबुन ये है, सर्फ है, डिटर्जेंट है, वैसे टाइड भी एक आता है, तो उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। टाइड का मतलब ज्वार भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा, यानी कि जो लहरें उठती रहती हैं फिर नीचे आती हैं, क्यों, वही उसी को बोलते हैं राइज एंड फॉल ऑफ द सी, टाइड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून के कारण, मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू ए पर्सन। किसी भी इंसान को कोई जो अधिकार प्राप्त होता है ना, या उसको जो सुविधाएं दी जाती हैं, है ना, किसी भी पर्सन को, वो उसको क्या कहते हैं, तो प्रिविलेज। आपको इतना प्रिविलेज मिला हुआ है, आपको इतनी सुविधाएं मिली हुई हैं, कहते हैं ना हम लोग, वही सुविधा या विशेषाधिकार, है ना, प्रिविलेज। प्रिविलेज का स्पेलिंग देखेंगे, PRIVILEGE, प्रिविलेज, है ना। आपको इतना प्रिविलेज मिलता है, स्कूल में आप पहुंचते हैं तो, क्योंकि आप प्रिंसिपल की बेटी हैं, ऐसे कहते हैं ना, यानी आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है, आपकी सुविधाएं मिली हुई हैं। ठीक है, तो प्रिविलेज। स्पेलिंग याद रखने का तरीका क्या है, अगर आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, प्री, PRI, प्री, VI, लेज, LEGE। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको उच्चारण पे ध्यान देना है, कंबाइंड रूप से आपका स्पेलिंग सही हो जाएगा, प्रिविलेज। ठीक है, तो जो भी सुविधाएं या जो भी विशेष अधिकार किसी पर्सन को, किसी इंसान को प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं प्रिविलेज। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है रिवार्ड फॉर वर्क और सर्विस। जब आप कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको उसके बदले जो रिवार्ड मिलता है, रिवार्ड से तो आजकल सबको वाकिफ़ होंगे, पेटीएम पे भी रिवार्ड मिलते हैं, अमेज़ोन पे भी कुछ रिवार्ड मिलते हैं, यानी आपको उसके बदले में कुछ, अगर आपको पुरस्कार से रिलेटेड या पुरस्कार संबंधित कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, उसको रिवार्ड बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोई आपको काम या सर्विस के बदले जो आपको रिवार्ड में दिया जाता है, उसके बदले जो कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं रुमेनरेशन। क्या बोलते हैं, रेम्यूनरेशन। देखिए NERATION, RATION, रिम्यूनरेशन, है ना, रेम्यूनरेशन। पारिश्रमिक जिसको बोलते हैं या मेहनताना कहते हैं। जैसे कोई भी वर्कर, कोई भी इंसान काम करता है तो उसके बदले उसको रिवार्ड मिलता है, क्या मिलता है, बदले में उसको तोहफे में क्या दिया जाए, सैलरी दी जाती है। हम लोग भी काम करते हैं, कोई भी काम करता है तो उसको बदले में पारिश्रमिक दी जाती है, उसका मेहनताना दिया जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश में रुमेनरेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ में ना आए, दोबारा से समझना हो, वीडियो को आप थोड़ा फास्ट करके 1.5x कर दीजिए, वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए जब तक समझ ना आए। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों क्या करिएगा, आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ये जो मैं रोज़ जो बताता हूँ उसका
टेलीग्राम चैनल से वहाँ डाउनलोड करिए और आप इसको ढक लीजिए, जो भी आंसर है ना उसको ढक लिया करिए, ठीक है। और सिर्फ ये क्वेश्चन किसी से बोलिए, कोई घर में बच्चा होगा, कोई बड़े होंगे, बोलिए कि आप हमसे ये पूछिए, ये वो बोलेंगे और आपको ये आंसर बोलना है, ठीक है। आपको ये वाला आंसर ये पूछा जाएगा आपसे और ये जवाब देंगे, या इसका आंसर जो है आप कहिएगा कि मैं कॉपी में नोट डाउन करता हूँ नंबरिंग वाइज, और आप कॉपी में इसको लिखेंगे तो आपका स्पेलिंग भी सही हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे, लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है रिटर्न टू वंस ओन कंट्री। जब कोई अपने घर लौट आता है, जब अपने कोई स्वदेश लौट आता है ना, अपने देश। जैसे कोई बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, है ना, बाहर देश घूमने जाते हैं, तो जब वो अपने कंट्री को लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रीपाट्रिएट। देखिए री मतलब होता है दोबारा से, पाट्रिएट PATRIATE, रिपैट्रिएट, है ना। रिपैट्रिएट बोलते हैं देश को लौटना, ठीक है। देखिए पैट्रिएट से आप ऐसे याद रखेंगे, पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना कहते हैं ना हम लोग, तो पैट्रियोटिज्म की भावना वही पैट्रिएट हो जाएगा। और री मतलब दोबारा, तो दोबारा से अपने देश को लौटना, रीपैट्रिएट, ठीक है। रीपैट्रिएट देश को लौटना। नेक्स्ट है रिटर्न टू सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। देखिए जब किसी से आप बदला लेते हैं या प्रतिशोध लेते हैं, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। इल ट्रीटमेंट का मतलब है गलत व्यवहार। आपके साथ कोई गलत व्यवहार दिया, सेम वैसा ही आप किसी को रिटर्न कर दें, है ना, लौटाएं। मतलब आप भी उसके साथ जब गलत करते हैं, उसका बदला लेते हैं, उसी तरीके से पेश आते हैं जैसा सामने वाले ने आपके साथ पेशकश की है या पेश किया हुआ है आपके साथ, जैसा बर्ताव किया है, तो उसी को बोलते हैं रिटेलिएट, बदला लेना या प्रतिशोध लेना। आपको याद होगा, आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो ये कश्मीर के जो अभी तो नहीं लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो क्रिकेटर भी हैं, वो उन्होंने एक बार कहा था क्या कि हम लोग भी रिटेलिएट करेंगे। भारत ने जो ये एयर स्ट्राइक किया है तो उसके बदले हम भी क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। यानी उसने कहा था कि पाकिस्तानी सेना भी रिटेलिएट करना जानती है ना। तो रिटेलिएट वही है बदला लेना या प्रतिशोध लेना। स्पेलिंग देख लेंगे दोस्तों, RETA LIALIATE, रिटेलिएट, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स और डेब्ट। देखिए डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेट बोलते हैं इसको, डेट, DEBT, बी साइलेंट होता है। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, है ना, कर्ज होता है। और टैक्स का मतलब समझ रहे हैं? तो जब इसमें रिडक्शन यानी कुछ छूट मिलती है ना, कर, टैक्स का मतलब क्या होता है? कर होता है। तो जब इसमें कर या कर्ज में कोई छूट मिलती है तो उसको बोलते हैं रीबेट, है ना। क्या बोलते हैं? रीबेट। जब आप ITR फिल करेंगे, इनकम टैक्स का जो फिल करेंगे फॉर्म, तो उसमें रीबेट मिलती है, आपको छूट दी जाती है ना। तो रीबेट जो आपको कर्ज में छूट, यानी डिस्काउंट भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर वर्ड क्या है? रीबेट। इसका सिनोनिम आपका डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो रीबेट REBATE, रीबेट। रीबेट का मतलब छूट, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस डिस्कोर्स। देखिए रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक जब कुछ बातें कही जाएंगी, धार्मिक जब भाषण दिया जाएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सरमन। क्या बोलते हैं? सरमन, SERMON, सरमन। सरमन का मतलब क्या है? उपदेश, ठीक है। सरमन कैसे याद रखेंगे? देखिए सरमन, आपको गौतम बुद्ध याद होंगे। गौतम बुद्ध, ऐसा इंग्लिश में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला सरमन कहाँ दिया? तो उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ है ना, बनारस के 10-12 किलोमीटर आसपास है सारनाथ, बनारस में। तो वहीं सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया उन्होंने। स से सारनाथ, स से सरमन। तो सारनाथ में क्या हुआ था? उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। तो सरमन वही हो जाएगा SERMON, सरमन मतलब उपदेश। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्ड इन स्पीच। रिजर्व का मतलब होता है काफ़ी संयमित, है ना, अपने आप को संयमित रखना। किस चीज़ में? स्पीच मतलब बोलने में। जो बोलने में काफ़ी संयम रखे, कम बोले, है ना, उसको क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। हिंदी में उसको बोलेंगे अल्पभाषी, है ना। स्पेलिंग देख लेंगे, RETICENT। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका स्पेलिंग? RETICENT, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब अल्पभाषी, ठीक है। क्या बोलेंगे? अल्प। अल्प मतलब होता है कम और भाषी मतलब बोलना,
है ना, अल्पभाषी, जो कम बोले रेटिसेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ मतलब होता है क्या, विधि, विधि कानून जिसको कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायित्व, उत्तरदायी, कानून के अनुसार जो उत्तरदायी हो, है ना, उसको बोलते हैं लायबल। क्या बोलते हैं, लायबल। आप इस चीज के लिए लायबल होंगे, है ना, यू आर लायबल, यू विल बी लायबल फॉर दिस वर्क। तो लायबल, है ना, LIABLE, उत्तरदायी, ठीक है। अगर आप कानून तोड़ते हैं, यानी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस कर जाते हैं, रेड लाइट में, रेड लाइट को आप सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, तो आप फाइन भरने के लिए लायबल होंगे, मतलब उत्तरदायी होंगे। आप इसके लिए आप खुद लायबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीस्टोर टू फॉर्मर पोजीशन, यानी किसी भी चीज़ की स्थिति हम बिगाड़ दिए, उसका सेप स्ट्रक्चर हम बिगाड़ दिए और फिर से उसको वैसे ही ले आना, उसको क्या बोलते हैं, रिहैबिलिटेट, पुनः स्थापित करना। आपने ये सुना होगा जब कोई डैम वगैरह बनता है ना, तो वहाँ से जो आसपास रह रहे हैं जो बस्तियाँ होती हैं, उनको क्या किया जाता है, पुनः स्थापित किया जाता है, रिहैबिलिटेट किया जाता है कहीं पे, है ना। यानी वहाँ से उनका घर अगर उजड़ा है तो कहीं पे उसको फिर से बसाने का काम करती है गवर्नमेंट, ज़मीन देती है कि आप यहाँ पे बस जाइए, क्योंकि यहाँ पे डैम बनेगा, पानी इकट्ठा होगा, बिजली बनेगी, तो वहाँ पे बाढ़ आएगी, है ना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका घर डूब जाएगा, तो आप वहाँ से चले आइए। तो रिहैबिलिटेट, जैसे अभी उत्तराखंड में आपने ये न्यूज़ में अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो है वहाँ पे जोशीमठ, है ना, जोशीमठ जो है वो धीरे धीरे नीचे धंस रहा है ना, पहाड़ वहाँ पे काफ़ी रूम्स, घरों में क्रैक आ गए हैं, तो वहाँ से लोगों को क्या किया जा रहा है, रिहैबिलिटेट किया जा रहा है ना, यानी पुनः स्थापित, वहाँ से हटा के कहीं और बसाने का काम रिहैबिलिटेट करते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए दोस्तों, REHA, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट मतलब पुनः स्थापित करना, ठीक है। रिहैबिलिटेशन का काम वही बोलते हैं, पुनः स्थापन, ठीक है, वही। नेक्स्ट है हमारा रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, यानी वैसा काम जिसका अंत जो है वो मृत्यु से ही हो, है ना, या आप अगर वैसा करते हैं तो आप मतलब काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके मतलब जान को भी खतरा हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वो आपके मृत्यु का कारण बन जाएगा, उसको बोलते हैं फैटल, फैटल, FATAL, फैटल, है ना। फैटल का मतलब मृत्यु का कारण, जैसे ओवर स्पीडिंग आप करते हैं, काफ़ी तेज़ गाड़ी अगर चलाते हैं, है ना, या आप ट्रेन आ रही है, आप अगर जो उसका गिरा हुआ है, यानी गुमती पे है कहीं पे, रेलवे गुमती पे नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, सब लोग रुके हुए हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप अपनी साइकिल या बाइक निकाल लेंगे नीचे से, बहुत लोग करते हैं, तो ये आपके लिए फैटल हो सकता है। फैटल का मतलब यह आपके मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है, फैटल का मतलब मृत्यु का कारण। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग। देखिए कोई भी चीज़ के अलग अलग उसके मतलब क्या कह सकते हैं कि अलग अलग उसकी परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य, ठीक है। एक ही चीज़ की अलग अलग मतलब हो सकते हैं, नज़रिया हो सकता है देखने का, बातों को समझने का, तो उसी को क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव। कहते हैं ना कि सभी लोगों का अलग अलग अपना अपना पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य यानी अपना अपना नज़रिया, तो परिप्रेक्ष्य का मतलब हो जाता है पर्सपेक्टिव, PERS, पर्सपेक्टिव, PECTIVE, पर्सपेक्टिव मतलब परिप्रेक्ष्य। सभी की नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि एवरीवन हैज़ इट्स ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है इसका रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, किसी भी तर्क करने की शक्ति जो है ना, किसी बात को किसी भी मुद्दे पे बोलने की या तर्क करने की, समझने की, उसको शक्ति जो होती है उसी को बोलते हैं इंटेलेक्ट, यानी विचार शक्ति, है ना, इंटेलेक्ट। और इस यही जो काफ़ी तर्क शक्ति में काफ़ी अच्छा इंसान होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल आदमी है आप, तो मतलब आपकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, तुरंत बोलते हैं, तुरंत उसके बारे में अपनी बातें को रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्ट, ये जो रीजनिंग पावर ऑफ द माइंड, तर्क शक्ति जो होती है दिमाग की, उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, INTELLECT, इंटेलेक्ट मतलब विचार शक्ति, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज ये वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके काम आए होंगे और आप इसको अच्छे से एक दो बार देख के उसके बाद इसको लिख के एक दूसरे से पूछ के, है ना, जरूरी नहीं पढ़ाई करने के लिए आप अकेले बैठे रहे, आप किसी बच्चे को कह सकते हैं
कि तुम ये हमसे पूछो, हम बता रहे हैं, या घर में मम्मी है पापा हैं, किसी को कहिए कि पूछ लीजिए आप। ठीक है, तैयारी आप जैसे मन वैसे करिए, लेकिन पढ़िए रोज़ाना। ठीक है, तो आज इतना ही, और वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसका टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, अपने लर्नर्स फेलो चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझने में आया हो, आपको अगर आपकी हेल्प हो रही है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे और कुछ मिलता नहीं है हमें। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे इतने दोस्तों को काम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपना समय निकाल के PDF तैयार करके फिर आपके लिए उतने अपने जितने भी नॉलेज है अपना उससे समझाना पड़ता है, तो आप इसके लिए आप बदले में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस कम से कम लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आते रहते हैं और ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज़ इस चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ें, दोस्तों को भी मौका मिल जाएगा समझने का। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं